तो भाई लोग आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 227 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था आर्केना के अरोरा को निपटा दिया गया था, लेकिन डूम नाम का बंदा जो वहां से भाग गया था उसने भी एरिस को काफी गंदा डैमेज दिया होता है। इस बंदे ने आधी एरिस को हॉस्पिटल पहुंचा दिया होता है, क्योंकि आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एल्बर्ट को, कोड 66 को। ये दोनों ही अभी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और बाकी के भी काफी सारे एडमिट है इनके। सैंटियागो की असिस्टेंट इन सब का इलाज करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इनका इलाज करना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि मेन जो डॉक्टर सैंटियागो है वो खुद अभी जख्मी इनके सामने पड़ा हुआ है। बल्कि सैंटियागो की तो मौत पक्की ही थी अगर वहाँ पे वो ना आती। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ ये जानने के लिए हम एक पुराना सीन देखते हैं, जब डूम ने सैंटियागो को मार के जमीन में लेटा दिया था। अब वो बस सैंटियागो को खत्म करने ही वाला था, इतने में ही वो देखता है उसके माथे में एक लेजर चमक रही है, जो कि ऑब्वियसली एक स्नाइपर की है। डूम ये तुरंत पहचान जाता है और कहता है, ये क्या, एक स्नाइपर? लेकिन ये स्नाइपर ज्यादा इंतजार नहीं करती और इसके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देती है। इसलिए डूम को सैंटियागो को यहाँ से छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन एलिसा की गोलियों से बचते बचते भी वो कोड 66 को उठा लेता है और भाग जाता है। और एलिसा अपने लोगों को मैसेज करके कहती है वो भाग चुका है, हमें बैकअप चाहिए। ऑब्वियसली ये एक पुराना सीन था जहाँ पे हमें दिखाया गया कि डूम कैसे जिनचोल पार्क लोगों तक पहुंचा था। इसके बाद हम प्रेजेंट मूवमेंट में देखते हैं डैसिक और चैंगसू भी हॉस्पिटल में पड़े हुए होते हैं, और एरिस के इस डैमेज के बारे में सोचते हुए जिनचोल अपने मन में कहता है, ये सच में एक करीबी मामला था। मैंने इसके लिए तैयारियां करी थी, लेकिन वो लोग उससे ज्यादा खतरनाक थे जितना मैंने सोचा था। और ऊपर से ये जंग अब भी खत्म होने से काफी ज्यादा दूर है। अभी के लिए हमने उन्हें रोक लिया है, लेकिन हम अगली जंग के लिए तैयार नहीं अभी। इसका अगले सीन में हम देखते हैं एरिस ने रेनी और सनी को पकड़ लिया होता है आर्केना के, और ये दोनों अभी मैनेजर किम के सामने बैठे हुए होते हैं ताकि मैनेजर किम इनसे सारी की सारी जानकारी निकलवा सके। मैनेजर किम ने अपना काम काफी बखूबी करा होता है, लेकिन एरिस वालों के लिए हैरानी वाली बात तो ये है कि अरोरा ने डिवाइन की कोई भी जानकारी अपने लोगों को तक नहीं दी है। इसलिए एरिस के लोग भी ये मान चुके होते हैं अरोरा सच में काफी ज्यादा खतरनाक बंदा था। यही सारी बातें शोंगो मैनेजर नैम से करते हुए कहता है, लेकिन जो भी हो, इनके पास जो जानकारी है वो भी हमारे काम की है, लेकिन इतनी काफी नहीं। और कांच के दूसरी तरफ रेनी भी मैनेजर किम को कहता है, अब तुम्हें इतना भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम हमारे बॉस को जिंदा पकड़ भी लेते तो वो इससे ज्यादा तुम्हें कभी ना बताते जितना हमने बताया। तुमने जितना सोचा था तुम्हें उससे ज्यादा जानकारी पहले ही मिल चुकी है। ऐसा रहेगा तुम इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ सेटिस्फाइड हो जाओ। दूसरी तरफ सैंटियागो की असिस्टेंट जिनचोल पार्क को कहती है, हमारे सारे लोग अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। एल्बर्ट हमारे मिशंस में दिमाग का काम करता था और उसका ऐसे जख्मी हो जाना हमारे लिए काफी बेकार बात है। इस वक्त हम हमारी सबसे कमजोर स्थिति में है। इन लोगों के सामने भी शाशा भी खड़ी होती है, जिसे टेयांग कहता है, तो शाशा अब तुम खुद बताओ आखिर चल क्या रहा है? आखिर तुम एरिस को छोड़ के क्यों जाना चाहती हो, और ये चाइल्ड फैमिली का क्या लफड़ा है? इसके बाद शाशा वो सीक्रेट बताती है जो अब तक वो सबसे छुपा रही थी। मेरा असली नाम शाशा नहीं एडिथ चाइल्ड है। मैं बस हमेशा से चाहती थी कि मैं उस परिवार में पैदा ना होती। मैं बस अपने फादर की एक गलती थी जो उनसे रात में हुई थी। मैं अपनी फैमिली के लिए हमेशा एक परेशानी रही हूँ। हमेशा मेरे परिवार वालों ने मुझे नजरअंदाज ही करा है, और मेरा फैमिली नेम चाइल्ड ये एक ऐसी मास्टर की है जिस वजह से हमें हर जगह स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन मेरे लिए ये नाम किसी बेड़ियों से कम नहीं जो मुझे बांध के रखती हैं। अब आपको आसान शब्दों में बता देता हूँ, ये अपने बाप की नाजायज औलाद है, इसलिए परिवार में इसको सब कुत्तों की तरह ट्रीट करते हैं, सॉरी कुतिया की तरह। मैं जानता हूँ मेरे शब्द काफी हार्श लग रहे हैं, लेकिन यही रियलिटी है। इसके बाद हम देखते हैं दो लोगों को जिनके बगल में शाशा बंधी पड़ी होती है, और ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो क्या लेसन खत्म हो गए? नहीं, तुम तो जानते हो मेरा शेड्यूल काफी ज्यादा बिजी है, सांस लेना का भी वक्त नहीं मिलता। खैर तुम्हें ये बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा, ये चीज चाइल्ड फैमिली की एक जिम्मेदारी है। लेकिन अगर तुम्हारा शेड्यूल कुछ ज्यादा ही बिजी चल रहा है और तुम ज्यादा ही परेशान हो, तो वो जो चीज वहाँ पे बंधी पड़ी है, क्यों ना तुम उस पे अपना गुस्सा निकाल लो। वैसे भी वो हमारे परिवार का एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, इसलिए कम से कम अगर वो हमारे इतने काम आ सके तो ऐसी चीज के ऊपर ये हमारी एक तरीके से दया ही होगी, है ना? और इन बातों से आप समझ सकते हो शाशा का बचपन कैसा रहा है। शाशा की इन्हीं पुरानी यादों के साथ हमें उसकी वॉइस ओवर आती है। शुरुआत से ही मुझे उस जगह पे इंसान नहीं माना जाता था, इसलिए मैं वहाँ से जितना दूर भाग सकती थी उतना दूर भाग गई। मेरा असली नाम शाशा नहीं एडिथ चाइल्ड है। मैं चाइल्ड फैमिली की सबसे छोटी बेटी हूँ। अब तक मेरे हालातों की वजह से मैं अपनी पहचान छुपा रही थी, लेकिन अब मेरे पास उसे छुपाने की कोई वजह नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली को पहले ही पता चल चुका होगा कि मैं अब भी जिंदा हूँ, और शायद वो एरिस को पूरी तरीके से खत्म करने का काम शुरू भी कर चुके होंगे। उनके लिए मैं बस परिवार की इज्जत में एक दाग हूँ, इसलिए वो मुझे और मुझसे जुड़े हर इंसान को मिटाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो कर सकते हैं। शाशा ने बस इतना ही बोला होता है, इतने में ही जिनचोल को उसके कमांडर का कॉल आ जाता है, और जिनचोल कहता है, शैतान की बात करी और वो हाजिर हो गया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कमांडर कॉल पे चिल्ला के जिनचोल को कहता है, जिनचोल
आखिर तू अब किस लफड़े में फंस चुका है? कोरियन गवर्नमेंट ने एरिस को एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। एरिस ने काफी बार देश की मदद करी है, ये बात उन्हें अच्छी तरीके से पता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एरिस को एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। वो किसी भी तरीके का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस मामले को और ज्यादा हैंडल नहीं कर पाऊंगा। आखिर इस बार तूने खुद को कौन से लफड़े में फंसा लिया है? और ऑब्वियसली जो करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं उन्होंने ही ऐसा करवाया होता है, और मोस्ट प्रोबेबली ये उन्होंने चाइल्ड फैमिली के कहने पे करवाया है। टेयंग कहता है आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? शाशा जवाब देती है ये तो बस अभी शुरुआत है। वो तुम में से हर एक एक को चुन चुन के मारेंगे। वो तुम सबको इस तरीके से मिट्टी में मिला देंगे कि तुम वापस से अपना सर उठा ना पाओ, क्योंकि वो लोग इसी तरीके से काम करते हैं। लेकिन जो भी हो, इस सब से बचने का एक रास्ता है, और उसके लिए मुझे बस चाइल्ड फैमिली में चुपचाप से वापस चले जाना होगा। इससे पहले कि वो लोग अपना अगला कदम उठाएं, मुझे एरिस छोड़ के उनके पास जाना होगा। इससे हो सकता है कि वो लोग थोड़ा सा रहम दिखाएं। एरिस को टूटने से बचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं कम से कम इस बात का ध्यान रख सकती हूँ कि वो लोग तुम्हारे पीछे ना आए। जिनचॉल कहता है वो सब भूल जाओ और मुझे एक बात का जवाब दो। अगर तुम वापस उनके पास जाती हो तो तुम्हारा क्या होगा? सारी बातें बाद में, लेकिन जैसा कि तुमने कहा तुम परिवार में एक काले धब्बे की तरह हो उनके लिए, तो क्या इसका मतलब ये नहीं अगर तुम उनके पास जाओगे तो वो तुम्हें खत्म कर देंगे? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक थोड़े से पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पे शाशा चाइल्ड फैमिली के सेकंड सन से एक सीक्रेट मीटिंग कर रही थी। शायद से अपने इस बड़े भाई से शाशा की थोड़ी बहुत बनती होगी, इसलिए इससे रिक्वेस्ट करने आई थी कि अंडरवर्ल्ड के किंग से इसको बस एक बार मिलने दिया जाए जो अभी जेल में है। और इससे आप समझ सकते हो कि चाइल्ड फैमिली कितनी ज्यादा खतरनाक पावर होल्ड करती है। एक तरीके से पूरी सरकार इनके इशारों पे नाचती है। शाशा को इतने टाइम बाद देख के उसका भाई, जिसका नाम है विक्टर चाइल्ड, वो कहता है शाशा, हाँ तो तुम इस बेकार से नाम के साथ जी रही हो। आखिर तुम कर क्या रही हो? तुम घर से भाग गई, हमें तो ये भी नहीं पता था कि तुम जिंदा हो या मर गई। इतने वक्त तक तुम एक नाली के चूहे की तरह छुपती रही, लेकिन अब अचानक से मेरे सामने आके मुझे कहती हो तुम्हें ब्लैक मार्केट के हेड से मिलना है, और ऊपर से तुम्हें प्रोटोकॉल 13 का एक्सेस चाहिए। सेकंड ओल्ड ब्रदर, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तुम जानते हो मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही यकीन कर सकती तो फिर तुम ये भी काफी अच्छी तरीके से जानती होंगी अगर परिवार वालों को पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो वो तुम्हारा क्या करेंगे? ठीक है, ये आखिरी बार मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। बेकार लड़की, क्या तुम भूल चुकी हो उस छत के नीचे रहना कैसा था जहाँ तुम रही थी? अगर फैमिली को तुम्हारी मौजूदगी के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें मिटाने के लिए जो कर सकते हैं वो सब करेंगे। इसलिए आगे से कायदे में रहना, तभी फायदे में रहोगी। आगे से किसी मरे हुए चूहे की तरह कहीं पे पड़े रहना। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे जिनचॉल शाशा को कहता है शाशा, जब तुम पहली बार एरीज में आई थी तो मैंने तुम्हें कहा नहीं था क्या? जिस दिन तुमने एरीज में कदम रख दिया था मैंने उसी दिन तुम्हें बोल दिया था तुम हमारी टीम का एक हिस्सा बन चुकी हो। भले ही सरकार ने हमें धोखा दे दिया है, लेकिन हम अपनों को कभी धोखा नहीं देते। इसलिए मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, क्या तुम एरीज को सच में छोड़ना चाहती हो? इसके बाद शाशा को वो पल याद आते हैं जब बचपन में उसको बहुत ही बेकार ट्रीटमेंट मिला था अपनी फैमिली में। उसे वहाँ पे इंसान भी नहीं माना जाता था, और जब वो अंडरवर्ल्ड के किंग के साथ थी वहाँ पे भी उसको कुछ खास नहीं माना जाता था। वहाँ पे भी बस उसको मिशन पूरे करने के लिए रखा गया था, और मिशन पूरे करते करते अगर वो मर भी जाती तो किंग को उस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में जिनचॉल की बात सुन के शाशा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहती है ऑफ कोर्स। साथ ही साथ में उसे दोबारा से वो पल याद आ रहे होते हैं जब मिशन के दौरान एक बार वो जख्मी हो गई थी और जिनचॉल खुद उसे उठा के बैटलफील्ड से लेके भाग रहा था। और जिनचॉल के लिए मिशन बाद में होता है, पहले उसके लिए उसके बंदे जरूरी होते हैं। इसलिए उसने भागते भागते शाशा से ये भी कहा था, अगर मेरे सामने मेरे साथ वाले के खून निकल रहा है और मैं उसे वहाँ छोड़ के चला जाऊँ तो मैं कैसा कमांडर हुआ? ये बातें याद करते हुए शाशा खुद को रोकने की तो पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन फाइनली बहुत ज्यादा रोते हुए कहती है, मैं एरिस के साथ न रहना चाहती हूँ, मुझे वापस नहीं जाना। बस मुझे इतना ही सुनना था। अगर तुम हमें छोड़ के नहीं जाना चाहती तो तुम अब भी एरिस का हिस्सा हो, और एक सोल्जर अपने कॉम्रेड को कभी पीछे नहीं छोड़ता। इसके बाद जिनचॉल कॉल पे अपने कमांडर से कहता है, जनरल अब मैं कॉल रखता हूँ, इस मैटर को खुद सॉल्व करने के बाद तुम्हें कॉल करूंगा। अगर हमने ज्यादा देर तक कॉल पे बात करी तो आप भी मुसीबत में पड़ सकते हो। जनरल कमांडर चिल्ला के कहता है, अबे पागल साले, तेरा दिमाग खराब हो चुका है क्या? तू अपने आप इस चीज को हैंडल करेगा, इससे क्या मतलब है तेरा? साउथ कोरिया ने ऑफिशियली एरिस को अपना दुश्मन मान लिया है। क्या तू साउथ कोरिया के साथ एक वॉर स्टार्ट करने की सोच रहा है? सही कहा, जंग शुरू होने वाली है अपने कॉमरेड्स की रक्षा करने के लिए और उन मास्टरमाइंड्स को पकड़ने के लिए जिनकी वजह से ये हो रहा है। जिनचॉल ने पंगे करने का अपना मन पूरी तरीके से बना लिया है और कॉल कट करके अपने लोगों को कहता है, सबके सब मेरी बात ध्यान से सुनो। एरिस की हिस्ट्री का ये सबसे ज्यादा खतरनाक मिशन होने वाला है।
जिसमें हम सबसे खतरनाक एनिमीज को फेस करेंगे, ऐसे एनिमीज जिनकी ताकत को नाप पाना भी मुश्किल है, और हमारे दुश्मन इस बार अकेले काम नहीं करेंगे। इसके अगले सीन में हम देखते हैं दो लोग बहुत ही चौड़े में काफी सारे गन्स वाले लोगों के बीच से चले जा रहे होते हैं और पहुंचते हैं एक दरवाजे के सामने जहां पे डूम होता है। डूम इनका स्वागत करते हुए कहता है, डिवाइन के हेडक्वार्टर्स में तुम्हारा स्वागत है। इनफैक्ट मैं तो बोल रहा था हमारे बॉस। लेकिन ये दोनों बंदे डूम को ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे डूम कोई कीड़ा होगा और इनमें से एक हल्की सी आवाज में कहता है, अबे जाना गधे, तेरी बेकार सी आवाज सुनने का मेरा कोई मन नहीं। औकात में रह और थोड़ी रिस्पेक्ट के साथ बात कर और रास्ता दिखा। मुझे तेरे बॉस के साथ मीटिंग करनी है एरिस को निपटाने के लिए। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि होता है विक्टर चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड फैमिली का वही लौंडा जिसने साशा की मदद करी थी। दूसरी तरफ जिनचॉल अपने लोगों को कहता है, तो बात यहाँ तक आ चुकी है, इसलिए मुझे ब्लैक मार्केट वाले टाइम की याद आ गई। उस वक्त व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर और एरिस ने साथ में मिलके ब्लैक मार्केट को हंट डाउन करा था, और अभी वही चीज हमारे साथ हो रही है। वो दो टीम अब मिलके हमें हंट डाउन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम भी बस बैठ के तमाशा नहीं देखने वाले। इतने में ही मैनेजर किम भी यहाँ पे आ जाते हैं और उनके पीछे एक काफी ज्यादा हट्टा कट्टा सा बंदा होता है। टियांग लोग मैनेजर किम से पूछते हैं, आखिर आपके पीछे वो कौन है? मैनेजर किम कहते हैं, अच्छा ये बंदा, अभी रिसेंट का जो इंसिडेंट हुआ था उसमें हमारी कॉम्बैट स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो गई थी ना। अभी हम ऐसी बेकार सिचुएशन में है जहाँ पे हमारे साथ एल्बर्ट भी नहीं है, इसलिए मैं इस बंदे को यहाँ पे लाया हूँ खाली जगह भरने के लिए। इसके बाद हमें मैनेजर किम की वॉइस ओवर आती है, हमारी दुनिया में जब एक इंसान गिर जाता है तो दूसरे को उठना ही पड़ता है उसकी जगह लेने के लिए। भले ही कल के दिन हम एक दूसरे के दुश्मन ही क्यों ना हो जो एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे, लेकिन हमारे बिजनेस में अगर उस दुश्मन की भी जरूरत होती है तो हमें उस पर भरोसा करना होता है। इसलिए मैं तुम सबसे उम्मीद करता हूँ हमारे पुराने दुश्मन के साथ तुम साथ में अच्छे से मिलकर काम करोगे, क्योंकि आगे चल के ये हमारे लिए काफी काम का होगा। यानी कि मैनेजर किम अभी जिसको लेके आए हैं ये इनका पहले पुराना दुश्मन रह चुका है, और वैसे इसकी अब तक शक्ल तो नहीं दिखाई गई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये वो काला काला सा बंदा है जिसकी मैनेजर नैम के साथ एक बारी पंगे हुए थे और ये काफी लंबा चौड़ा था। वैसे मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं तो बस ऐसे ही गेस कर रहा हूँ। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।